तो हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिस्टामाइन देखा, रिसेप्टार्स को देखा और H1 एंटागोनिस्ट मतलब जो मेडिसिन या ड्रग्स H1 रिसेप्टार्स को जाकर ब्लॉक करते हैं उन्हें हमें H1 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट कहते हैं। वो उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। H2 एंटागोनिस्ट हमने डिस्कस किया। देन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में गाइस एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एंटी नियोप्लास्टिक, हालांकि ये थोड़ा लेंदी और लॉन्ग वीडियो हो सकता है, क्योंकि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को हम पूरा ख़त्म कर डालेंगे इस वीडियो में, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट और एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड मिसलेनियस। इन सभी को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जीपैट के अंदर भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। नोट्स आप बिल्कुल मत घबराइए, पूरी नोट्स, फुल डाउनलोडेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप नोट्स डाउनलोड करके आप उसको बना सकते हो गाइस, ठीक है। अगर ये हो गया तो हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट से यूनिट 2 की तैयारी करेंगे। सबसे पहले गाइस एंटी नियोप्लास्टिक का माना क्या, ठीक है गाइस। उससे पहले हम कैंसर का माना क्या है, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस कैंसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गाइस कैंसर इज़ अ टर्म यूज फॉर द डिसीज इन विच अबनॉर्मल सेल्स डिवाइड विदाउट द कंट्रोल एंड आर एबल टू इन्वेड अदर टिश्यूज़। मतलब कैंसर का माना ही यही है कि अबनॉर्मल सेल्स को डिवाइड करना विदाउट, ओके, मतलब विदाउट एनी कंट्रोल, को हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहता है। ऐसे जस्ट डिवाइडिंग टू, जब 2 सेल्स रहते हैं वो 2 into 4 कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 रहते हैं 4 into 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह प्रोपोर्शनली उनका डिवाइड होते 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 अब नॉर्मल तक पहुंच जाता है गाइस, ठीक है। कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू द ब्लड लिम्फ सिस्टम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का माना कैंसर सेल्स मतलब ये जो अबनॉर्मल सेल्स है ना, ये ब्लड के अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर उधर तक पहुंच जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल, कैंसर इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द अबनॉर्मल सेल्स। कैंसर का यहाँ डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन मतलब 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, इस तरह का अबनॉर्मल सेल्स का रिप्रोड्यूस होना। और ये कैंसर सेल्स ये जो है ना, ये नॉन फंक्शनल रहते हैं, मतलब इनका किसी भी तरह का फंक्शन नहीं रहता। एंड दिस कैंसर सेल इज़ नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल बॉडी ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी ग्रोथ कंट्रोल के मैकेनिज्म के अंदर तो बिल्कुल नहीं रहता दोस्त, ठीक है। देन कैंसर सेल इवेंचुअली मेटास्टेसाइज टू अदर ऑर्गन्स विया द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इनका ये जो कैंसर सेल्स है ये उनके द्वारा फैलते हैं, फैलकर ये उनके अंदर ही डेवलपमेंट शो करते हैं गाइस, ठीक है। 2 टाइप्स के मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है ट्यूमर्स मतलब कैंसर के अंदर। फर्स्ट वन इज़ बेनिन ट्यूमर्स, सेकेंड इज़ मेलिग्नेंट। अभी बेनिन ट्यूमर्स का मतलब ये है, दीज आर नॉन कैंसेरियस एंड नॉट एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ इवन दो ट्रीटमेंट इवेंचुअली मे बी रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। गाइस बेनिन एक कैंसर नहीं है, इट इज़ नॉन कैंसर। और इसका जो है ना ये लाइफ को उतना थ्रेटन भी नहीं रहता, मतलब ये आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेहक नहीं है। अगर इसको सबसे पहले हम पकड़ ले, मतलब कैंसर हमको पता चल गया कि इस व्यक्ति को कैंसर है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, तब इसको दवा के ज़रिए, इन सम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के ज़रिए हम आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अगर वही कैंसर डेवलप हो गया, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक बढ़ गया, दैट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मीन्स लीडिंग टू वर्सन एंड कॉज दैट इन्वेसिव एंड मेटास्टेटिस। इस तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक इन्वेसिव रहता है, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग है, और मेटास्टेटिस मतलब इनका रिप्रोडक्शन और डिवीजन बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। किस लिए, इनका डिवीजन जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन विया पूरे बॉडी के अंदर फैलता है। इसलिए जब मेटास्टेटिस कंडीशन 2 मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3 में आते हैं, तभी जाकर इनका इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। कैंसर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेल्स फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, किधर से वो सेल्स ओरिजिन होते हैं, मतलब किस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी से, ओके।
उस प्रकार से इधर क्लासिफिकेशन हुआ है। फर्स्ट वन इज ए कार्सिनोमा। कैंसर अगर स्किन और टिश्यूज़ के अंदर हो गया तो भी उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं, समझ गए ना। एग्जाम्पल देखिए, एपिथेलियल सेल्स, 80 to 90% रिपोर्टेड कैंसर केसेस आर कार्सिनोमास। स्किन के अंदर होने वाले केसेस बहुत ज़्यादा है कैंसर के अंदर। मेन कॉज यही है कि सनलाइट से आने वाले एक्सरेज, यूवी रेज, ओके, यही इम्पॉर्टेंट है कैंसर को बढ़ाने के लिए। एपिथेलियल सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सार्कोमा, बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेजल्स और अदर कनेक्टिव और द सपोर्टिव टिश्यू। ओके, इस टिश्यूज़ के द्वारा होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं? सार्कोमा कैंसर और कार्सिनोमा, सार्कोमा कैंसर बोल के कहा जाता है। ल्यूकीमिया मतलब वाइट ब्लड सेल के अंदर अगर कैंसर हो गया, कैंसेरियस सेल्स का डेवलपमेंट वाइट ब्लड सेल के अंदर हो गया, या अदर प्रिकर्सर सेल्स सच एज बोन मैरो सेल्स के अंदर हो गया, कि अगर इन सेल्स के अंदर हो गया तो हम इनको ल्यूकेमिया कहते हैं। देन लिम्फोमा, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इफेक्ट्स द लिम्फैटिक सिस्टम। अगर इम्यून सेल्स लिम्फैटिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं तभी उनको हम लिम्फोमा कैंसर बोल के कहते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट वन इज ए मिलोमा। अभी मिलोमा मतलब बीटा सेल्स, बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पता है बी सेल्स, जो टी सेल्स, बी सेल्स जिसे कहते हैं हम थ्रोम्बस सेल्स, बी सेल्स, बोन मैरो सेल्स, ये बी सेल्स मत माना बोन मैरो सेल, ये एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हुए गाइस, एंड स्प्रेड्स थ्रू लिम्फैटिक सिस्टम। ये मिलोमा सेल्स बी सेल्स को प्रोड्यूस करके और ये पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देते हैं गाइस, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये कैंसर फॉर्म करते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, कैंसर्स दैट बिगिन इन द टिश्यूज़ ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए क्या अगर होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं? मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाले, उधर ओरिजिनेट होने वाले कैंसर को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर का नाम देते हैं। और ये ब्रेन कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर है, क्योंकि हम अगर ब्रेन कैंसर हो गया तो बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इधर हम लेज़र ट्रीटमेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते, और ऑपरेशन का तो दूर की बात, ऑपरेशन भी हम उतना सेंसिटिव तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो आपको डॉक्टर्स को बहुत सोच समझ कर इस पर कदम उठाना पड़ता है। अभी हम मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स मतलब वो ड्रग्स जिसको इस्तेमाल करके हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, मतलब द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। इसी के वीडियो के हम मोहताज थे, ठीक है। इस वीडियो का चैप्टर शुरू होता है इस पार्ट से, मतलब इधर से, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स दैट आर रेप्लिकेटिव साइकिल इन्फ्लुएंस देयर ससेप्टेबिलिटी टू मोस्ट कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट। देखिए, मोस्ट कैंसर सेल बहुत ही जल्द कीमोथेरेपेटिक एजेंट पर एक्शन दिखाते हैं। मतलब कैंसर हम आसानी से, अगर फर्स्ट स्टेज में हो गया तो बेनिन टाइप ऑफ द कैंसर हो गया तो बहुत ही अच्छा ये ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत बेहतरीन काम करता है कैंसर के ऊपर। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर जनरली मोर सेंसिटिव टू एंटी कैंसर सेल्स, वेयर एज नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स यूजुअली सर्वाइव द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। देखिए, अभी जो कैंसर सेल्स जो एक्टिव डिवाइड होते रहते हैं दिन ब दिन, इनका डिवीजन बहुत तेज़ी से रहता है, हाँ, उन पर ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर ड्रग का एक्शन तुरंत हो जाता है। मगर वो सेल्स जो डिवीज़न नहीं दिखाते या जिनका डिवीज़न कम दिखाता है, हाँ, उन पर ये ड्रग्स अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। अभी देखिए, हर एक ड्रग का एक टॉक्सिक इफेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा आपको महसूस होगा जब आपके कैंसर सेल्स तुरंत प्रोलिफरेट नहीं होंगे, तुरंत डिवाइड नहीं होंगे। अगर उनका डिवीजन फास्ट रहा तो ऑटोमेटिकली ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है ना, ये मार गिराएंगे आपके कैंसरियस सेल्स को। नॉर्मल सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स गो थ्रू ग्रोथ साइकिल, हाउएवर नॉर्मल एंड नियोप्लास्टिक सेल्स में डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ सेल्स दैट इन द वेरियस स्टेजेस इन द साइकिल। कीमोथेरेपेटिक एजेंट दैट आर इफेक्टिव ओनली इन रेप्लिकेटिंग सेल्स। देखिए, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ये जो आप खीमो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कीमोथेरेपेटिक मतलब यही एंटी कैंसर ड्रग्स। ये एंटी कैंसर ड्रग उन्हीं सेल्स को मारते हैं जिनका डीएनए रेप्लिकेट होते रहता है। इनका एक मैकेनिज़्म है, डायरेक्ट ये जाकर डीएनए पर गड़बड़ कर देते हैं और डीएनए में गड़बड़ होने की वजह से सेल्स मर जाते हैं।
अभी आपको इधर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो है ना एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स ये इफेक्टिव रहते हैं ओनली इन रेप्लिकेटिंग सेल्स। मतलब अगर आपके कैंसर सेल का डिवीजन फास्ट रहा तभी जाकर ये जो है ना कीमोथेरेपेटिक एजेंट बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। अगर डिवीज़न ना रहा मतलब नॉर्मल सेल्स के अंदर इनका टॉक्सिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए पेशेंट जब कैंसर ट्रीटमेंट लेते रहता है उसको हेयर फॉल होना लाजमी है। हेयर फॉल इज़ कॉमन फॉर द कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ सेल्स को भी ये इनहिबिट करते हैं। इसलिए आपको हेयर फॉल होना या दूसरी बीमारी का आपको अटैक हो सकता है गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं हमारे मेन क्लासिफिकेशन पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा ये है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। मतलब अल्काइलेटिंग एजेंट्स, अभी अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम सेलेक्टेड एग्जांपल्स के अंदर पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ मेक्लोरोइथेनामाइन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ मुस्टिन हाइड्रोक्लोराइड। देन साइक्लोफॉस्फामाइड, देन आइफोस्फेमेड, मेल्फेलाइन एंड क्लोरमब्यूसिल। ये तमाम एग्जाम्पल्स है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के, मतलब अल्काइलेटिंग एजेंट्स। आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, मिक्लोरोइथेनामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये सभी स्ट्रक्चर्स है। इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना ड्रग आपका दैट इज़ मिक्लोरोइथेनामाइन है, इसका हम सिंथेसाइजेस भी पढ़ेंगे। ओके, और यूजर्स, साइड इफेक्ट्स, यूजर्स तो देखिए सभी के यूजर्स से सेम है दैट दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के अंदर यूज़ किया जाता है गाइस। और इधर एक और ड्रग है दैट इज़ थायोपेटा और बससल्फान। ये बससल्फान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपके सिलेबस के अंदर है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स, सी दीज आर द एजेंट्स means these alkylating agents are a class of drugs that are capable of forming covalent bonds with the important biomolecules। मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये ड्रग जो है ना आपके डीएनए के साथ, मतलब वो कैंसर के सेल के डिवीज़न के कैंसर सेल के साथ ये जो है ना कैंसर सेल के डीएनए के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो है कोवलेंट बॉन्ड। द मेजर टारगेट्स ऑफ द ड्रग आर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट ऑन DNA, स्पेशली द 7th पोजिशन ऑफ द Gu9। ये पॉइंट आपको बहुत 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 ज़रूरी याद रखना है। देखिए मेजर अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मेजरली ये करते क्या है, किस तरीके से कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। देखिए गाइज, ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना 7th पोजिशन ऑफ द Gu9 पर जाकर, कैंसर सेल के 7th पोजिशन ऑफ द Gu9 को जाकर ये उस Gu9 को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब Gu9 के अंदर हलचल मचा देते हैं, गड़बड़ मचा देते हैं। आपको पता है, आपने 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, अगर डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो गया तो सडन चेंजेस हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ, वही म्यूटेशन को ये बढ़ावा देंगे अल्काइलेटिंग एजेंट। ये करते क्या है, डीएनए मतलब ये जो डीएनए के अंदर 7th पोजीशन ऑफ द Gu9 पर जाकर ये गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ करने की वजह से सेल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, मतलब सेल्स जो है ना इधर उधर हो जाते हैं। डीएनए पैटर्न अगर चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली सेल क्या होगा, क्या सेल डेथ हो जाएगी। मतलब अगर इधर उधर हो गया उनका पैटर्न, अगर इधर उधर हो गया पैटर्न डीएनए का, तो क्या होगा, सेल डिवीज़न नहीं दिखाएगा। अगर सेल डिवीज़न नहीं दिखाएगा तो ग्रोथ नहीं होगा। इतना ही आपको याद रखना है गाइस। ओके, देयर आर सेवरल पोटेंशियल न्यूक्लियोफिलिक साइट्स ऑन डीएनए विच आर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय अल्काइलेटिंग एजेंट्स। यही मैंने आपको बताया था। मतलब चंद ड्रग्स वो N2 पोजीशन के पास जाकर अटैक करते हैं, चंद N3 और चंद N7 ऑफ द Gu9। अगर उधर जाके ये एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट अगर अटैक कर देंगे तो आपका सेल डिवीज़न कम हो जाएगा। अगर सेल डिवीज़न कम होगा तो कैंसर जो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है गाइस। देन इधर देखिए एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्होंने बताया है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। किसी भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स अगर पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको यही मैकेनिज्म लिखना है। अल्टरनेशन ऑफ द Gu9, ये जो है ना एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट, उसके अंदर मेन क्लासिफिकेशन दैट इज़ अल्काइलेटिंग एजेंट। ओके, ये अल्काइलेटिंग एजेंट अल्टर करते हैं Gu9 के अंदर। Gu9 एक बेस पेयर है। ओके, ATGC आपने पढ़ा होगा, ATGC। ओके, इसके अंदर देखिए ये जो है ना अबनॉर्मल बेस पेयर विथ साइटोसिन
देन लीड्स टू द मिस कोडिंग, ये कोड को मिस कर देते हैं मतलब ATG और जी के साथ सी है, ओके, सी मतलब साइटोसिन, ये जाके क्या करते हैं 7th पोजीशन के अंदर अगर हलचल मचा देंगे, मतलब साइटोसिन का अगर किसी भी तरह का अल्टरनेशन हो गया तो इट लीड्स टू द मिस कोडिंग, क्लीवेज ऑफ इमिडाजोल रिंग ऑफ द गिवनाइन, देन प्रोड्यूसेस और कॉजेस लॉस्ट लिंकिंग ऑफ द DNA स्टैंड्स, मतलब DNA स्टैंड्स के अंदर लिंकिंग का कम हो जाएगा, और ये जो है ना लिंकिंग का कम हो जाएगा, और धीरे धीरे इसका क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन भी कम होता जाएगा दोस्तों। देन लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ द रेप्लिकेशन, डीप्यूरिनेशन ऑफ DNA कॉजिंग एक्चुअल ब्रेक डाउन ऑफ द DNA स्टैंड्स, अगर प्यूरिन का डीप्यूरिन हो गया मतलब प्यूरिन हट गया, ओके, प्यूरिन हट गया तभी DNA स्टैंड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर DNA स्टैंड टूट जाएंगे तो घुमा फिरा कर रेप्लिकेशन नहीं होगा, उसी को आपको घुमा फिरा कर लिखना है। ये होगा ये फर्स्ट ड्रग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज PCI के अंदर स्टार मार्क से इसको मेंशन किया गया है, दैट इज मेक्लोरोइथेनामाइन, ओके। मेक्लोरोइथेनामाइन का स्ट्रक्चर आपने देख रहा होगा, क्लोरीन और क्लोरीन है, नाइट्रोजन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज, इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। द ड्रग बाइंड्स विद द गिवनाइन नाइट्रोजन बेस पेयर एंड दिस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द DNA बाय देयर रिपेयर एंजाइम्स, दिस लीड्स टू द प्रिवेंशन ऑफ द DNA सिंथेसाइज एंड दिस ऑल्सो इफेक्ट्स द RNA ट्रांसक्रिप्शन इन द सेल्स, मतलब ये डायरेक्ट जाके 7th पोजीशन के अंदर गिवनाइन पर अटैक करते हैं। अगर गिवनाइन मिसकोड हो गया तो DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिंथेसाइज भी डिस्टर्ब हो जाएगा, किसका, कैंसर सेल का, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट ये होगा सिंथेसाइजेस की अगर हम बात करें तो गाइज देखिए सिंथेसाइजेस सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको जो है ना मीथेन अमाइन को इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। ये हो गया हमारा मिथिलीन अमाइन, इसको इथिलीन ऑक्साइड्स के साथ अगर रिएक्शन कर दिया तब एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा, उस इंटरमीडिएट को हम SOCl2 के साथ अगर रिएक्ट कर देंगे तो हमको मिक्लोरोइथेनामाइन मिल जाएगा, ओके, मिक्लोरोइथेनामाइन हमको मिल जाएगा। सिंपल है ये प्रिपरेशन, देखिए बहुत सिंपल प्रिपरेशन है, आपको याद रखना है। थेरेपेटिक यूज, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टैटिक कैंसर बाय मॉडिफिकेशन द ड्रग इनटू द एस्ट्रोजन एनालॉग्स, ये प्रोस्टैटिक कैंसर में ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। देन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स इट वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मस्टर्ड गैस विच वाज पावरफुल एंड विस्केंट, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुश्मनों को मारने के लिए ये मस्टर्ड गैस की तरह इस्तेमाल किया गया था इसका, एंड इट वाज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द होडकिंग्स डिसीज और लाइफोसार्कोमा, क्रोनिक मियेलोलाइटिक ल्यूकोमिया, मीन्स इस कैंसर तरह के अलग अलग कैंसर को हम इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कैंसर को गिराने के लिए, मर देने के लिए। इट इज़ वेरी पावरफुल एंड थस इट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, ये पावरफुल होने के कारण IV रूट, देखिए हम IV रूट दे नहीं सकते पावरफुल ड्रग्स, क्योंकि IV रूट सडन काम करते हैं, इसलिए थोड़ा इनका एक्शन डिक्रीज करने के लिए इन्हें सिर्फ ओरल रूट के द्वारा दिया जाता है। बट वेयर इट इज़ नेसेसरी इट इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ट्यूमर सेल्स, अगर ज़रूरत हो गई तो डायरेक्टली ट्यूमर सेल्स पर इसका इस्तेमाल होगा। साइड इफेक्ट्स, इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट वुमेन को हम दे नहीं सकते, में प्रोड्यूस द एक्यूट इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग और हिमोडायनामिक चेंजेस भी हो सकता है। व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इंटरवेनियसली इट में प्रोड्यूस द स्लोइंग, ठीक है। अभी स्लोइंग का मतलब माना क्या, ये इसका साइड इफेक्ट है स्लोइंग, कि उसका एक कैंसर ड्रग का। ये करते क्या है, सेल्स जो रहते हैं ना, मतलब स्किन के लेयर को ये जो है ना घटाते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको हटा देने का, सेल्स के लेयर को, पूरी की पूरी सेल्स के लेयर को ये क्या करते हैं, हटा देते हैं, ओके। अगर हटा देंगे तो अगर अच्छे सेल्स भी हट गए तो फिर उनका भी रेप्लिकेशन ख़राब हो जाएगा। इधर ये एक ड्रॉबैक है कैंसर सेल का, ये अच्छे सेल को भी गिरा देते हैं, ओके। बुरा सेल मतलब जो सेल कैंसर फॉर्म करता है उसे तो मारते हैं, जो सेल कैंसर नहीं फॉर्म करते हैं मतलब गुड सेल्स रहते हैं उनको भी ये मार गिराते हैं, उनका भी अगर रेप्लिकेशन हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगी। ये एक मेजर साइड इफेक्ट्स है इन कैंसर ट्रीटमेंट का, मतलब एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम बात करते हैं गाइस। एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू नॉर्मल कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट विद इन द सेल। अभी ये माने को आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है।
एंटी मेटाबोलाइट्स से देखिए, ये एक ड्रग्स है जो कैंसर को ट्रीट करने के अंदर दिया जाता है। इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है ना, वो रिलेटेड है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल से। जैसे नॉर्मल कंपाउंड दैट एग्जिस्ट, जो कंपाउंड्स ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर मौजूद रहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और एंटी मेटाबोलाइट्स के स्ट्रक्चर्स दोनों सेम रहते हैं। इतने आपको समझ आ गया ना? हाँ, अभी मैं आगे का पार्ट इधर ही बता देता हूँ आपको। अभी दोनों सेम स्ट्रक्चर्स, ये सेम, और जो कंपाउंड सेल के अंदर है वो भी सेम। अभी एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, जाके जो है ना ये सेल्स के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अगर ये जाके सेल्स के साथ सब्स्टिट्यूट हो गए तो तभी क्या होगा, हाँ, वो सेल का जो एक सब्स्टिट्यूट था ना, बाहर आ गया ना, वो धीरे 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 क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, उस सेल का रेप्लिकेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। सेल मतलब वही डीएनए सेल, जो कैंसरस सेल है उसका डीएनए सेल क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ख़त्म कर देगा। ये आपको याद रखना है, आगे बताऊंगा। एंटी मेटाबोलाइट जनरली इंटरफियर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल प्यूरिन और पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर। ये करते क्या है, ये इंटरफियर करते हैं किसके साथ, प्यूरिन या पायरिमिडिन के साथ, आइदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसाइज और बाय कॉम्पिटिंग विद देम इन डीएनए और आरएनए सिंथेसाइजेस। ये दो तरीके से इनका मैकेनिज्म, इतना ही आप याद रख लीजिए। एंटी मेटाबोलाइट्स ये करते क्या है, ये जो है ना इंटरफियर करते हैं किसके साथ, प्यूरिन या पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। ओके, इस तरीके से वो करके इनहिबिट करते हैं सिंथेसाइज ऑफ द डीएनए और आरएनए को। समझ रहे हो ना आप? यस, देयर मैक्सिमल साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स आर इन यस फेज। यस फेज के अंदर इनका सबसे ज़्यादा जो है नी टॉक्सिक इफेक्ट रहता है, मतलब मैक्सिमम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स आर इन यस फेज। जब यस फेज के अंदर सेल पहुंच जाता है, उस फेज, ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ है ना, रेप्लिकेशन फेज़ है, यस फेज़ के अंदर जब पहुंच जाता है, उस यस फेज़ में बहुत ज़्यादा एक्ट करता है ये एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉलेट अंटागोनिस्ट, इसके अंदर मिथोट्रेक्सेट है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर का ड्रग है। अभी भी इसका इस्तेमाल बहुत लगातार तरीके से किया जाता है। देन प्यूरिन अंटागोनिस्ट, मार्केप्टोप्यूरॉन, देन थायोग्यूनाइन, अजाथायोप्राइन, फ्लुडारबाइन। पायरिमिडिन अंटागोनिस्ट के अंदर 5-फ्लोरोयूरैसिल, देन कैपिसिटाबाइन, देन साइटराबाइन। ये जो है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, जिसका हम सिंथेसाइजेस भी देखने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखने वाले हैं, मार्केप्टोप्यूरिन। 6 मार्केप्टोप्यूरिन, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, ये है हमारा मार्केप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केप्टोप्यूरिन। ओके, आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना। मेथड ऑफ सिंथेसाइजेस, मार्केप्टोप्यूरिन दे सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टेट्रालीन एज अ सॉल्वेंट। टेट्रालीन को सॉल्वेंट रखकर जब हाइपोक्सैंथीन और फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड दोनों को जब मिला देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रालीन 200 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तब हमें जाकर 6 मार्केप्टोप्यूरिन कंपाउंड मिलता है। इसका यूज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक मतलब लिम्फ के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अगर कैंसर हो गया तभी इसको दिया जाता है। देन अल्सरेटिव कोलिटिस मतलब अल्सर कैंसर, जो अल्सर्स के रूप में कैंसर होता है उन्हें ट्रीट करने के लिए, और क्रोन्स डिसीज़, ओके, क्रोन्स डिसीज़ में भी ये दिया जाता है। अब ये क्रोन्स डिसीज़ ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब आपका जीआईटी जो है ना वो इन्फ्लेम हो जाता है, जीआईटी इन्फ्लेम हो जाता है। ओके, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे। साइड इफेक्ट्स, अगर मिथोट्रेक्सेट की अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो लो ब्लड काउंट्स एंड लिवर टॉक्सिसिटी एक कॉमन साइड इफेक्ट है इस ड्रग का, और ओवर साइड इफेक्ट लाइक अदर साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, माउथ सोर्स, इनफर्टिलिटी, पुअर एपेटाइट, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक रैशेस, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, डायरिया, हेयर फॉल, ये सभी जो है ना साइड इफेक्ट्स है इस मिथोट्रेक्सेट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरोयूरैसिल। फ्लोरोयूरैसिल का ये एक स्ट्रक्चर है गाइस, आप देख रहे हैं फ्लोरोयूरैसिल का स्ट्रक्चर। ओके, इसको आप देखिए, गौर से देखिए, और इसका स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिख देना है। मतलब एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है वो आपको लिख देना है। मतलब ये जो है ना इंटरफियर कर देंगे नॉर्मल प्यूरिन और पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और इनहिबिट कर देंगे सिंथेसाइज ऑफ द डीएनए और आरएनए को। यही आपको लिखना है बस एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर। समझ में आ रहा है गाइस? अभी नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फ्लोक्सोरिडीन। ये फ्लोक्सोरिडीन का एक एग्जाम्पल है, आपको बस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। देन
साइटाराबाइन, ये साइटाराबाइन एक एग्जाम्पल है जिस मतलब एंटी मेटाबोलाइट्स का एक एग्जाम्पल है। देन मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपको इसका भी मतलब ये स्टार मार्क के अंदर कंसिडर किया गया है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। इसका आपको सिंथेसाइजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट सभी याद रखना है। देखिए मिथोट्रेक्सेट ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो देखिए गाइस, मिथोट्रेक्सेट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ये क्या करता है, मिथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट कर देता है। डाइहाइड्रोफोलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। वही सिंथेसाइज को स्टॉप करने के लिए ये मिथोट्रेक्सेट क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम को, समझ रहे हैं ना आप। यस, द सिंथेसाइज ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलेट डिक्रीजेस, मतलब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये करता क्या है, ये जो है ना डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर टर्न कर देता है। ओके, डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है विद द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। अभी मिथोट्रेक्सेट करते क्या है, ये मिथोट्रेक्सेट इनहिबिट कर देते हैं इस रिडक्टेज एंजाइम को, मतलब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। अगर ये इनहिबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझो आप। ओके, ड्यू टू दिस सिंथेसाइज ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थायमिडिन ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस इनहिबिट्स द सिंथेसाइज ऑफ द डीएनए। बस आपको कैंसरियस सेल्स के मतलब कैंसर के ड्रग्स के अंदर आपको इतना याद रखना है कि बस डीएनए सिंथेसाइज होने से बचाना है। अगर डीएनए सिंथेसाइज होने से बचाएंगे तो कैंसर सेल ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन को रोकना है। डिवीजन को किस तरह से रोक सकते हैं, एक ही एक मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक ही एक मेन इंपॉर्टेंट इसका एक रोक है, डीएनए को आपको स्टॉप करना है। नेक्स्ट गाइस, सिंथेसाइजेस देखिए, इसका बहुत ही लंबा सा सिंथेसाइजेस है, प्रैक्टिस करना आपको। डाइब्रोमो प्रोपियोनाल्डिहाइड में टू रिएक्ट विद 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पायरिडिमिन। देन एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम 6 ब्रोमो मिथाइल 2,4 डाई अमाइनो पेप्टिरिडिन। जब ये कंपाउंड को हम प्यारा बेंजोइल में ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तब जाकर हमें मिथोट्रेक्सेट एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। थेरेपेटिक यूजेस एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर देते हैं। देन पॉली आर्टिकुलर जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस पेन के अंदर। देन इसका इस्तेमाल रिकैल्सिट्रेंट के अंदर, देन डिसेबलिंग सोरियासिस के अंदर, ये तरह तरह के इस्तेमाल इस पर होते हैं। साइड इफेक्ट वेट लॉस, फीवर, चिल्स, वॉमिटिंग, माउथ सोर्स, ब्लड इन द यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, ओके, नर्व प्रॉब्लम्स, देन साइंस ऑफ ट्यूमर, ये सभी जो है ना एग्जाम साइड इफेक्ट्स हैं। देन अज़ाथायोप्राइन, ये भी एक हमारा एक तरह का एंटी मेटाबोलाइट है। देखिए अज़ाथायोप्राइन ये एक 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट गाइस, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट और एंटी कैंसर ड्रग के अंदर। इस एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल होते हैं एंटी कैंसर के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसिन डी, डैक्टिनोमाइसिन, मतलब ये जो है ना ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस पार्वुलस। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ द डैक्टिनोमाइसिन, ये डैक्टिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, आपको बस याद रखना है स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी है। मैकेनिज्म, ये करते क्या है, डैक्टिनोमाइसिन बाइंड्स नॉन कोवैलेंटली टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब पार्शियल intercalation between the adjacent guanine cytosine bases resulting in inhibition of the DNA function। सेम इधर ये करते क्या है, नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं डबल बॉन्ड के साथ। ओके, डबल बॉन्ड डीएनए के साथ डायरेक्टली जाके ग्यूनाइन और साइटोसिन के मिडल के अंदर ये जाके बाइंड कर देता है। अगर इधर बाइंड हो गया तो ऑटोमेटिकली सिंथेसाइजेस भी कम हो जाएगा, इतना बस याद रखना है आपको गाइस। देन अंतरासाइक्लिन्स, ये जो है ना ये भी एक एग्जाम, मतलब इधर आपको सभी मिल जाएंगे, डॉक्सोरुबिसिन, देन डुनारुबिसिन, ये एक स्ट्रक्चर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट प्लांट प्रोडक्ट्स, विनका अल्कोलाइड्स, ये एक जो है ना एक मेडिसिनल प्लांट है विनका, जिससे हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है एक्चुअली, ये जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, बताऊंगा मैं आपको।
Vinca alkaloids binds to the microtubular protein tubulin in a dimeric form. The drug tubulin complex as to forming end of the microtubules to terminate assembly. ये सभी आपको नहीं याद रखना है, बस ये करते क्या है प्लांट प्रोडक्ट्स विनका अल्कोलॉइड्स, ये जो है ना माइटोसिस डिवीज़न मियोसिस डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये एग्जांपल है हमारे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है गाइस। नॉर्मल माइटोसिस, ये देखिए ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारा नॉर्मल माइटोसिस है, मतलब सेल डिवीज़न नॉर्मल, जैसे कि मेटाफेज के अंदर नेक्स्ट हमारा जो है ना अनाफेज आ जाता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, सेल जो है ना सभी सेल्स एक मिडल पोजीशन के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। सेल्स मतलब जो क्रोमोसोम्स है ना मिडल पोजीशन के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। इसके बाद में होता क्या है, हालांकि ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स स्ट्रैक्ड टू फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल, इस तरह का एक माइटोटिक स्पिंडल हो जाता है एनाफेज। लास्ट के अंदर देखिए आपको दिख रहा है कि डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, देखिए सपरेट हो रहा है बोल के आपको दिख रहा है। बट इधर माइटोटिक ब्लॉक्ड बाय द विनका अल्कोलॉइड्स, अगर विनका अल्कोलॉइड्स ब्लॉक कर देंगे, मतलब माइटोसिस को ब्लॉक कर देंगे, तो तब होगा क्या, ये होगा मेटाफेज हमारा। इसके अंदर होगा क्या गाइस, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स फेल टू पॉलीमराइज। ओके, ये पॉलीमराइज होंगे नहीं। अब इधर दिख रहा है आपको पॉलीमराइजेशन कैसा, ये जैसे बैंगल्स तरह आपको दिख रहा है, ये पॉलीमराइजेशन है। आप उसी तरह ये विनका अल्कोलॉइड्स जब ब्लॉक करते हैं तो पॉलीमराइजेशन ब्लॉक हो जाता है, मतलब पॉलीमराइजेशन होता नहीं है। अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो अनाफेज नहीं होगा, अगर अनाफेज नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है बस मैकेनिज्म। नेक्स्ट एक मिसलिनियस ड्रग्स है, उसके अंदर का एग्जांपल सिस्प्लैक्टिन, आपको प्रैक्टिस करना है। यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हमने डिस्कस किया है, एग्जांपल्स एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर या हो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर, उन्हीं के आपको यूजेस लिखना है, उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट्स लिखना है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आ रहा है तो किसी का भी एक का मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, आप मत घबराइए। देन माइटोटेन, ये भी एक हमारा एग्जांपल है एक मिसलिनियस ड्रग्स का। गाइज यस, इस वीडियो में हमने टोटली जो है ना प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया, अल्कालाइटिंग एजेंट्स के बारे में, देन एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, सब कुछ हमने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये हो गया हमारा कंप्लीट मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 5th सेमेस्टर बी फार्मेसी का यूनिट 1। समझ रहे हैं ना? हाँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर ले। और हम नेक्स्ट से यूनिट 2 का स्टार्ट करेंगे, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी। और ये जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ यूनिट 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट एग्ज़ाम के लिए भी। ओके, एंटी अंजाइनल ड्रग्स के बारे में हम आने वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।